के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पर बैठी है और उसके ब्रेन को स्कैन किया जा रहा होता है। तभी वो काउंटिंग को काउंट करती है। दूसरी तरफ वेडिंग ड्रेस में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग की ऊंचाई पर खड़ी होती है। जैसे ही वो नीचे देखती है वो डर जाती है और फौरन से नीचे को स्टेप लेती है। जैसे ही वो जमीन पर उतरती है वो सोचती है कि वो कहाँ पर है और कहाँ जा रही है। वो खुद से बातें करने लगती है और कहती है कि क्या ये गेम की दुनिया है। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है जहाँ पर कोई चीज चमक रही होती है। जैसे ही वो फोकस करती है वहाँ पर एक सिस्टम शो होता है जो उसे लिव और लव के गेम में वेलकम करता है। वो खुद से बात करने लगती है कि क्या ये रियल है। तभी वो सिस्टम उसे बताता है कि वो उसका गेम बटलर है और उसे बताता है कि वो उसे ओटियन कह सकती है। ओटियन उसे बताता है कि वो गेम की स्टार है और फंगली के कैरेक्टर को प्ले करेगी। ओटियन उसे बताता है कि इसमें जू एंड ग्रुप का ओनर लू भी उसकी हेल्प करेगा जो कि उस कंपनी का सीईओ है। ओटियन से कहता है कि वो विश करता है कि वो बहुत अच्छी गेम को प्ले करेगी। जिसमें वो पूछती है कि क्या गेम स्टार्ट हो चुकी है तो ओटियन से कहता है कि मैं तुम्हें शो करवाता हूँ। तभी वो उसे उसके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी स्क्रीन में एक लड़की को दिखाता है जो कि लुयान को शादी के लिए प्रपोज कर रही होती है। उस लड़की का नाम फंगली है और वो इस ड्रामे की मेन लीड है। फंगली और लुयान दोनों इस ड्रामे के मेन लीड हैं। जैसे ही वो लुयान को शादी के लिए प्रपोज करती है वो उसकी इंसल्ट करता है और कहता है एज अ गर्ल होने के नाते क्या तुम्हारे अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट मौजूद नहीं है। तभी वो अपनी गाड़ी में बैठने लगता है जिस पर फंगली उससे कहती है कि वो अपनी सारी दौलत उसके नाम कर देगी। लुयान उसे गेट लॉस्ट बोलता है और वो उसकी गाड़ी के पीछे रोते हुए जाती है। तभी वहाँ पर मीडिया की लड़की आ जाती है और वो न्यूज देती है कि लुयान ने एक बार फिर फंगली के प्रपोजल को चेक कर दिया है। दूसरी तरफ लड़की ओटिया से बात करती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मेरे प्रपोजल को फेल किया जाएगा जो कि एक अमीर खानदान का लड़का करेगा। उसे कहती है कि ये बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है। तभी ओटिया उसे बताता है कि वह लुयान से शादी करेगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी एंड फैमिली के नाम ट्रांसफर करेगी जब उसके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हो जाएगी। दूसरी तरफ स्क्रीन में फंगली अपने डैड से हॉस्पिटल में बात कर रही होती है कि उसे लुयान बहुत पसंद है। वो अपने फादर से कहती है कि आप बहुत ही यूजलेस हैं। जैसे वो ये बात करती है उसके फादर की कंडीशन और क्रिटिकल हो जाती है। ओटिया उसे बताता है कि शादी के दिन उसे पता चलेगा कि उसका ग्रूम लुयान नहीं है। तभी स्क्रीन में दिखाया जाता है कि फंगली एक आदमी से बात करती है। वो कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी शादी लुयान से करवाएंगे। वो कहती है कि वो लुयान से शादी करना चाहती है ना कि एन यश से जो कि एक लूजर है। जिस पर उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें लुयान के लिए कब रेफर किया था। तभी फंगलू ने कहती है कि वो उसे उसकी फैमिली के असिस्ट को वापस करे। जिस पर उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम बेवकूफ नहीं हो, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ लड़की सिस्टम से बात करती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मेरे फादर की मौत की वजह वो आदमी बनेगा। सच में ये क्या बेवकूफी है। वो कहती है कि स्क्रिप्ट राइटर की टीम ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम किया है। वो कहती है कि वो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, इसलिए वो वापस जाना चाहती है। वो ओटिया से कहती है कि क्या उसे कोई नॉर्मल कैरेक्टर मिल सकता है। जिस पर ओटिया उसे बताता है कि वो उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तभी वो कहती है कि वो इस गेम को खत्म कर रही है। जिस पर ओटिया रिप्लाई करता है कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन तुम इस गेम को अब खत्म नहीं कर सकती। वो उससे पूछती है कि वो घर वापस कैसे जाएगी। तभी ओटिया वहाँ से चला जाता है। ओटिया पर चिल्लाती है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस गेम का टास्क कंप्लीट करना होगा क्योंकि तुम इस गेम को खत्म नहीं कर सकती। तभी वो अपने आप से बात करती है और कहती है कि अगर मैंने इसे खत्म किया तो मैं मर सकती हूँ। वो कहती है कि ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है और सब कुछ फेक है। तभी वो फौरन से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती है और जंप कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओटिया उसे बताता है कि उसने लास्ट नाइट 8 दफा बिल्डिंग से जंप किया। ओटिया उसे वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम गेम में मर गई तो तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम गेम को खत्म कर सकती हो। जिस पर वो सिर्फ ओके बोलती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गेम है। तभी वो कहती है कि सीईओ बनने में उसकी मदद कौन करेगा। जिस पर ओटिया उसे बताता है कि लुयान उसकी हेल्प करेगा। तभी उसे कहती है कि उसे 10 मिनट्स दे, वो जल्द वापस आएगी। तभी वो जॉइन ग्रुप जाती है जिस पर 2 गार्ड उससे पूछते हैं कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तभी वो बताती है कि वो लू से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। जिस पर उसे रिप्लाई किया जाता है कि अगर लुयान को उसकी जरूरत होगी तो वो उसे खुद बुलाएगा। तभी ओटिया उसे बताता है कि लुयान उससे उसके पीछे 10 मिनट्स की दूरी पर मिलेगा। दूसरी तरफ वो लुयान की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो लुयान है। तभी वो अपने ड्राइवर से कहता है कि वो कार को वॉश करे क्योंकि अब कार गंदी हो चुकी है। जैसे ही वो कार से बाहर जाने लगता है फंगली उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन वो अपना हाथ छुड़वा लेता है। जैसे ही वो अपनी साइड का डोर ओपन करने लगती है वो देखती है कि उसका ड्रेस डोर में फंसा होता है जिस वजह से डोर ओपन नहीं होता। दूसरी तरफ वो शादी की ड्रेस
ड्रेस में ही शॉपिंग मॉल जाती है। अब खुद से बात करती है और कहती है ये कैसी गेम है। वो कहती है कि लुयान कैसा डोमेंडरिंग मैन है। तभी वहाँ पर रोटी आ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं की, इसलिए तुम खामोश रहो। दूसरी तरफ वो रिसेप्शन पर जाती है, वहाँ पर खड़ी लड़की से कहती है कि क्या वो सैंडविच उसके लिए गर्म कर देगी, जिस पर उसे कहती है कि पहले उसे बिल पे करना होगा। तभी वो उसे कहती है कि क्या यहाँ पर पैसे इस्तेमाल होंगे, जिस पर वो लड़की से कहती है कि क्या तुम पागल हो। वो उसे बिल पे करने के लिए बोलती है और उसके दूसरे हाथ में कॉफी की बोतल देखकर कहती है कि तुमने इसे पी लिया। तभी वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर कुछ मैनर्स हैं। लड़की उसे कहती है कि अगर उसने बिल ना पे किया तो वो पुलिस को कॉल करेगी, जिस पर वो हैरान होकर कहती है कि क्या यहाँ पर पुलिस भी है। तभी वो लड़की से कहती है कि मेरे साथ गेम प्ले करना बंद करो। उसे कहती है कि तुम्हारे पास बिल नहीं है, जिस पर वो कहती है कि नहीं। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास कुछ कैश नहीं है। तभी लड़की से कहती है कि अपने हस्बैंड को कॉल करो और उसे बोलो यहाँ पर आकर पे करे। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। तभी वो लड़की से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने वेडिंग ड्रेस वेयर किया हुआ है और तुम्हारे पास पैसे तक नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए उसे कहता है कि आप यहाँ से बिल पे कर दें। वो उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगती है और सोचती है कि ये आदमी कौन है। एक्चुअली उस लड़की का नाम मिस्टर एन होता है। मिस्टर एन उस लड़की को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने मैनर्स पर अटेंशन देने की जरूरत है। एन उस पंख से सॉरी करता है और कहता है कि मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तभी ओटिया उसे रिमेम्बर करवाता है कि ये एन यश है, ये इस गेम का कैरेक्टर है। तभी ओटिया से कहता है कि उसे यहाँ से भागना होगा ताकि वो एन के साथ शादी कर सके, जिस पर एन से बात करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। तभी अपने आप से बात करने लगती है और कहती है कि फंगली ने अपना सारा पैसा लुयान को दिया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके, जिसके नतीजे में एन फैमिली ने उसे धोखा दिया और उसे ट्रैक करने के बाद उसकी शादी किसी दूसरे इंसान के साथ करवा दी। तभी वहाँ पर ओटिया आ जाता है और उसे कहता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो उससे पूछती है कि वो लड़की अपनी ही शादी पर क्यों भागी। वो कहती है कि वो लुयान से ही शादी क्यों करना चाहती थी। तभी डोर नॉक होता है और ओटिया जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। एनिश के हाथ में खाना होता है और वो अंदर आता है। उसे कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्या ये तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जिस पर उसे कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या हमें अपनी शादी पर भागना चाहिए? तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे अच्छी तरह ट्रीट कर सकोगे? एन उसे कहता है कि इन सब के बाद जब मेरे फादर ने तुम्हें डिसीव किया, तुम्हें धोखा दिया, तो मैं इन सब के बाद तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वो दिल ही दिल में सोचती है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग भी है। उसे कहती है कि वो बहुत पोलाइट है। तभी उसे कहती है कि वो लुयान से बहुत बेहतर है, जिस पर वो स्माइल करता है और कहने लगता है कि मिस फंग प्लीज आप मेरे साथ जोक मत करें, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उससे बहुत दूर हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। एंड उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हम माफी चाहते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी एन उनसे कहता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर बोर्ड उन्हें प्रेशराइज कर रहा है तो मैंने बता दूं कि ये मेरा डिसीजन था। वो कहता है कि आप लोगों को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि हम रिजाइन नहीं कर रहे, हम सब ट्रांसफर हो रहे हैं। तभी वो मिस्टर एन को बताता है कि कंपनी ने उनके वर्क को अप्रिशिएट किया है, इसीलिए उन्हें कंपनी ट्रांसफर करनी होगी। वो उन्हें बताते हैं कि उनके पास 10% प्राइसेस हैं। तभी मिस्टर एन उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे एडवाइस दी थी कि मैं कर्ड ऑयल को बाय करूं और उसकी प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों ने खुद ली थी, जिस पर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी वो अपनी जेब में से एक डॉक्यूमेंट्स निकालकर एन के मुंह पर मारता है और उसे गुड लक बोलता है। तभी पास बैठी लड़की अपने आप से बात करने लगती है और कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि हमें अपनी ही शादी पर क्यों भागना था, क्योंकि ये एक लूजर है। तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। मिस्टर एन से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो ओटिया उसे रिमाइंडर करवाता है कि उसके बाप की मौत के बाद उसके घर पर उसकी आंटी और अंकल कब्जा कर लेते हैं और उससे वो उस घर से निकाल देते हैं, इसीलिए वो अभी होमलेस है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आंटी से कहती है कि अगर वो दोबारा इस घर के बाहर नजर आई तो वो उसकी टांगे तोड़ देगी। तभी उसके अंकल उसे 200 देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे लेकर अपने होटल में रहने का इंतजाम कर लो। दूसरी तरफ वो अपना ड्रेस चेंज करती है। वो शॉपिंग मॉल में क्लॉथ शॉप पर जाती है और अपना ड्रेस चेंज कर मिरर के सामने अपने आप को देखने लगती है। तभी वो रिसेप्शन पर गर्ल्स को जाके बोलती है कि ड्रेस उस पर काफी सूट कर रहा है, इसके साथ डायमंड के इयरिंग बहुत अच्छे तरीके से मैच हो जाएंगे। तभी रिसेप्शन गर्ल उसे कहती है कि वो उसके लिए इसके मैचिंग के इयरिंग ढूंढती है। दूसरी तरफ वहाँ पर एन आ जाता है। वो उसे देखते ही कहता है कि ये आउटफिट उस पर काफी अच्छा लग रहा है, जिस पर वो इसका शुक्रिया अदा करती है। तभी वो देखती है कि उसकी हाई हील की वजह से उसका पाँव हर्ट होता है। एंड जैसे ही ये बात नोट करता है वो उसके कदमों में बैठ जाता है और शॉप बैग में से शूज बॉक्स निकालकर उसे न्यू शूज पहनाने लगता है। एंड उसके पाँव पर बैंडेज लगाता है। उसे कहता है कि उस पाँव को गीला
ना करे। तभी वो उनसे पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, जिस पर वो उसे रिप्लाई करता है कि वो उसके लिए सही चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो सोचती है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मॉडर्न गर्ल्स को इस तरह के लोग पसंद नहीं आते। दूसरी तरफ वो लड़की वहाँ आकर उसे बताती है कि उसे उसके साथ के इयररिंग नहीं मिले, जिस पर वो उसे इट्स ओके बोलती है एंड उसे कहता है कि मेरी बीवी वैसे ही बहुत प्यारी है। वो सोचती है कि ये इंसान मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। तभी एन उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे कार्ड को यूज कर सकती हो, जिस पर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ वो बिस्तर पर लेटी एन के बारे में सोचती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसने उसकी हेल्प की है, उसने उसे शॉपिंग के लिए पे किया है, होटल रूम के लिए भी उसी ने पे किया है। दूसरी तरफ उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है सामने एन खड़ा होता है। वो जैसे ही बात करने लगती है एन मॉस्किटो को मारता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत मच्छर हैं, इसीलिए मैं तुम्हें रेपलेंट देने के लिए आया हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है फंग उसे कहती है कि रुक जाओ। वो उसे अपने रूम में बिठाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। तभी फंग उससे पूछती है कि उसने कर डॉल फीचर में अपनी मनी को लॉस्ट किया है। वो उससे पूछती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर एन कहता है कि वो अभी भी कर डॉल फीचर्स को खरीदना चाहता है। वो कहता है कि वो उसे खरीद कर बहुत सारे पैसे कमा सकता है, जिस पर अपने आप में सोचने लगती है कि ये कैसा बेवकूफ इंसान है, जिस चीज में इसके पैसे लॉस्ट हुए हैं ये उस पर प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहती है कि बहुत अच्छा ख्याल है, तुम्हें और खरीदना चाहिए, जिस पर एन फौरन से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि सच में तुम्हारा भी यही ख्याल है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत से पैसे छोड़े हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक लॉयर को हायर कर सकता हूँ, जो तुम्हारी अंकल और आंटी से तुम्हारे पैसे रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकता हूँ। तभी वो सोचती है कि उसे एन को ट्रैप करने के लिए एक चांस देना होगा ताकि वो इस गेम को जल्दी खत्म कर सके। तभी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम उससे पहले एग्रीमेंट को साइन करोगे, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स वो साइन करेगा। उसे कहती है कि तुम्हें लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो मैं पैसे वापस लूंगी, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। तभी एन एक्साइटेड हो जाता है, वो बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वो दिल ही दिल में सोचती है कि वो ट्रैप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएगी और फिर वो सोचती है कि वो कल अपने घर वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ फंग एन को लेकर अपने घर जाती है। जैसे ही उसकी आंटी डोर ओपन करती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो एन को लेकर अंदर चली जाती है और उसे कहती है कि घर देखो। उसकी आंटी चिल्लाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो एन को बताती है कि ये 3 स्टोरी हाउस है, इसमें एक गार्डन है। तभी एन उसके घर की पिक्चर्स बनाने लगता है। एन उससे पूछता है कि वो क्या अपस्टेयर के ऊपर जाकर देख सकता है, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि कोई चीज मत तोड़ना। तभी उसकी आंटी फंगली को आवाजें देती है, जिस पर वो कहती है कि आपको ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सुन सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। उसकी आंटी उसके अंकल को बताती है कि वो उसके घर को बेच रही है, जिस पर फंगली कहती है कि आपका घर। वो उन्हें कहती है कि ये मेरा घर है, जिस पर उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये घर तुम्हारा है। उसकी आंटी उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी वो उस पर हाथ उठाने लगती है तो वो फौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उसके अंकल को उस पर गुस्सा आता है और वो उस पर वार करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एन आ जाता है और वो उनका हाथ रोक लेता है। एन उसे कहता है कि 100 मिलियन ओके है, जिस पर उसके अंकल उस पर गुस्से से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी वो बताता है कि वो जो एन ग्रुप का सीईओ मेंबर है। जैसे ही उसके अंकल और आंटी उसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं तो फौरन से हैरान हो जाते हैं और उसके अंकल स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम एन फैमिली के बड़े बेटे हो। तभी उसके अंकल और आंटी उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, ये घर तुम्हारा है और हम ये घर तुम्हें वापस करते हैं। उसकी आंटी कहती है कि हम एक खानदान हैं, जिस पर फंगली कहती है कि ये एक्सप्लेनेशन आप पुलिस को दीजिएगा। तभी एन उसे इशारा करता है, एक बच्ची दिखाता है जो कि विंडो से अंदर देख रही होती है। जैसे वो बच्ची को देखती है वो कहती है कि मेरा मूड आज अच्छा है, चुपचाप मेरे अकाउंट 50 मिलियन ट्रांसफर करवा दो अभी और इसी वक्त फौरन। जिस पर उसके अंकल और आंटी एग्री होते हैं। तभी फंगली ने कहती है कि ये बात याद रखें कि ये घर उन्हें किराए पर दे रही है क्योंकि वो उसके फैमिली मेंबर हैं, और वहाँ से एन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों सेलिब्रेशन करते हैं। एन उससे कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम्हें अपने पैसे वापस मिल गए। तभी फंगली से कहती है कि मैं 5 मिलियन इन्वेस्ट पर तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फंगली से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। जैसे ही वो साइन करने लगता है वो उससे पूछता है कि इस पर लिखे स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तभी वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तुम्हें इस डिटेल पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो साइन करने लगता है वो फिर से रुक जाता है और कहता है कि मिस फंग मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ग्रैंड माँ सिर्फ मुझ पर अनकंडीशनल बिलीव करती है। कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत दफा दूसरों के हाथों बेवकूफ बना है क्योंकि वो लूजर है। वो
कहता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं आपकी की हुई हेल्प को कभी नहीं भूल सकता। और वो उसे थैंक यू बोलता है। जैसे ही फंगली से बात करने लगती है, उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और वो उनसे बात करने के लिए चला जाता है। तभी फंगली सोचती है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम का हिस्सा है। कुछ भी गलत हो, लेकिन मुझे घर जाने का रास्ता ढूंढना है। दूसरी तरफ फंगली चुपके से उसकी बातें सुनने जाती है। एन अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है कि क्या वो उन्हें सुन सकती है, जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट फाइल हो गई। तभी उन्हें कहता है कि हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट फाइल हो गई। वो अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि उसने 50 मिलियन लॉस्ट किए हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये रकम थोड़ी नहीं है, जिस पर वो उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो जल्दी से घर वापस आए। दूसरी तरफ जैसे ही वो फंगली के पास जाता है, वो काफी अपसेट होता है और कहता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर वो उसे कहता है कि कंपनी जानती है कि ये लॉस मेरी वजह से हुआ है। उससे कहता है कि मेरे डैड मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं। तभी वो फंग का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी फंगली अपने आप से बात करती है और कहती है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी तब हेल्प की है जब उसे हेल्प की जरूरत थी। दूसरी तरफ एन अपने डैड के सामने जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी इस मंथ की इन्वेस्टमेंट की डिटेल है, और वो डॉक्यूमेंट्स उसके मुंह पर मारते हैं। तभी उसका फादर उसे कहता है कि वो एक काला भेड़िया है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे बेटे को काला भेड़िया कैसे कह सकते हो। यान भी वहीं पर मौजूद होता है। तभी वो डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है कि ये एन के वर्क के रियल प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी तरफ अंक अपने आप से बात करती है और कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो इनके घर के बाहर खड़ी होती है कि तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से लुयान निकलता है। तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर एन का बैग वापस करने आई हूँ जो वो वहाँ पर भूल गया था। उसे कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारी मदद की होगी, यकीनन मेरा भाई बहुत सी गैर मामूली चीजें करता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी उसके हाथ से एन का बैग पकड़ लेता है तो उसमें से एक बॉक्स गिरता है। जैसे ही फंग वो बॉक्स उठाकर ओपन करती है, उसमें इयरिंग होते हैं। तभी वो फ्लैशबैक में सोचती है कि जब उसने इयरिंग की डिमांड की थी तो रिसेप्शन गर्ल ने उसे बताया था कि उनके पास इयरिंग अवेलेबल नहीं है। तभी लुयान उसके हाथ से वो बॉक्स पकड़ लेता है और कहता है कि वो वापस कर देगा। तभी वो उसकी बातों को सोचती है। वो ओटिया को बुलाती है और कहती है कि वो चीजों को खरीद सकती है। लुयान जैसे ही अंदर जाने लगता है वो उसे रुकने का बोलती है। उसके हाथ में गन होती है और तभी वो एक फायर निकालती है। दूसरी तरफ एन के फादर उसे इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो बहुत बड़ा लूजर है। कि तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है और कहती है कि वो लूजर नहीं है। तभी वो उसे इयरिंग का बॉक्स वापस करती है। वो उसके फादर से कहती है कि आप बहुत सालों से बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्या आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट को लॉस नहीं किया। जिस पर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि तुम जजमेंट करने वाली होती कौन हो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तभी उसे कहती है कि तुमने मुझे शादी के लिए यूज किया, तुम्हारी वजह से मैं बेघर हुई हूँ, फिर भी मैंने तुम्हारे बेटे की हेल्प की है, मैंने एन को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए हैं। तभी उसे क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि जितने तुम चाहो खर्च कर सकते हो। जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम अपनी हद में रहो। तभी फंगली कहती है कि वो उसकी वाइफ है। तभी एन फ्लैशबैक में सोचता है कि जब उसका ब्रेन हैक किया जाता है कि एन के फादर उसकी ग्रैंडमदर को बताते हैं कि फंगली कहती है कि वो एन की वाइफ है और वो एज अ वाइफ एन की हेल्प कर रही है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि इस तरह की लड़कियां ज्यादा देर तक साथ नहीं चलती, उसके पास 3 दिन है, अगर वो 3 दिन में पास हो जाती है तो हम देखेंगे। तभी एन अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो उनको कहता है कि फंगली को हमेशा से ही पसंद करता था और हमेशा से उसके दिल में उसके लिए जगह थी। वो कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे बस ये पता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अनकंडीशनल प्यार करता है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तभी वो कहता है कि फंगली कोई आम लड़की नहीं है जो पैसों के लिए मेरे साथ रिलेशन बनाकर रखे। वो एक अमीर लड़की है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसमें उसका क्या कसूर है। वो अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि आप उसको इस नजर से क्यों देख रही हैं। तभी वो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि फंगली की शादी पहले लियोन से होने वाली थी, लेकिन उसने बाद में इनको चूज किया है और वो उसे खोना नहीं चाहता। जिस पर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। तभी उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही उसकी ग्रैंडमदर वहाँ से जाने लगती है, वो उन्हें आवाज देता है, जिस पर वो कहती है कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो तुम लोगों को ऑफिशियली मैरिड कर लेनी चाहिए। उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम उस लड़की को दूसरे रूम में ठहराओगे, जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ फंगली टहल रही होती है और अपने आप से बात कर रही होती है कि एन कहाँ पर रह गया है और मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तभी वो खुद से कहती है कि मुझे भूलना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये गेम का एक्सपीरियंस है। वो कहती है कि उसे सिर्फ उसके साइन चाहिए ताकि वो उसे ट्रैप कर सके। दूसरी तरफ वहाँ पर एन आ जाता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डर जाती है। तभी वो उसे सॉरी करता है, जिस पर वो कहती
है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वालों से बात हो गई, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। एन उसे कहता है कि वो उससे माफी चाहता है, लेकिन उसे पैसे के लिए एन उसे कहता है कि उसे डिफेंड करना होगा। वो फंगली से कहता है उसे और पैसे देने होंगे उसके बिजनेस के लिए, जिस पर फंगली कहती है कि तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस है, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ फंगली रूम में लेटी होती है। तभी एन के घर की मेड उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि एन की ग्रैंडमदर ने उसे मैसेज दिया है कि फिलहाल एन और फंगली शादी नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी फंगली सोचती है कि वो इस किस्म के ख्यालात को क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ मिस्टर लो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाता है। तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वो उसकी बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। वो दोबारा से उसे आवाज देता है, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो ड्राइवर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर ड्राइवर बताता है कि आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में वो एन की ग्रैंडमदर की कही हुई बातों को सोचता है, जिसमें वो कहती है कि ये हमारे घर की बात है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और फ्लैशबैक में सोचता है कि जब वो ड्राइवर को लेकर एन फैमिली की घर के बाहर पहुंच गया, तो साथ में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी डोर ओपन होता है। वहाँ से एक लड़की आती है, जिसको लियो पूछता है कि क्या मैडम एन सो गई, जिस पर वो रिप्लाई करती हैं कि वो अभी भी बेड पर गई हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हें उनके की के बारे में पता है, तो वो इस वक्त किसके पास है। वो उसे बताती है कि फंगली उनके घर पर मौजूद है, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है और तभी पूछता है कि वो वहाँ पर कब आई, जिस पर वो उसे बताती है कि जैसे ही आप वहाँ से गए वो वहाँ पर आ गए। तभी वो उससे पूछता है कि फंगली के आने पर एन के डैड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि एन की ग्रैंडमदर उसके आने पर एग्री थी, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। तभी वो स्माइल करता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो डिनर करेगा, वो उसके लिए कुछ बनाकर ला सकती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लिप किस करने लगता है। दूसरी तरफ वो बेड पर लियो के साथ सो रही होती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, वहाँ उसकी ग्रैंडमदर बैठी होती हैं, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। वो उससे पूछती है कि काफी टाइम हो चुका है, तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो ऑफिस में थी। वो लिलुआ से कहती है कि वो न्यूली ग्रेजुएट हुई है। वो उसे बताती है कि ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उसके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, जिस पर वो कहती है कि वो जानती है और वो अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि वो उनकी हेल्प करे, जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें अपनी फैमिली का मेंबर बनाया है। तभी वो ग्रैंडमदर से कहती है कि वो जानती है कि वो आज जो कुछ भी है वो ग्रैंडमदर की वजह से ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली एन के साथ ऑफिस में जाती है। उसे कहती है कि काम स्टार्ट करने से पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। तभी वो उसे कहता है कि उसकी की उसके डैड के पास है, जिस पर फंगली कहती है किस किस्म की। तभी वो बताता है वो की इसके इंस्ट्रक्शन में यूज होगी। वो उसकी बातें सुनती है लेकिन समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाह रहा है। फंगली उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है। जैसे ही वो पेन उठाता है, टेबल पर पड़ी कॉफी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिर जाती है, जिस पर वो फौरन से सॉरी बोलता है। तभी उसे कहता है कि वो इसकी दूसरी प्रिंट निकलवा लेगा, जिस पर वो कहता है कि उसे जाना चाहिए। तभी फंगली से कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरी तरफ फंगली एन के कैबिन में जाती है और उसकी तरफ की फेंकते हुए कहती है कि ये तुम्हारी की, जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तभी वो उसे कहती है कि उसे कार डॉल खरीदना चाहिए। दूसरी तरफ एन लोन एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, जिसको देखकर फंगली काफी खुश होती है। तभी एन उसे फौरन से थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की, जिस पर फंगली कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एन कहता है वो किस लिए, जिस पर वो कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट करने का चांस दिया, और दिल ही दिल में सोचती है कि बहुत शुक्रिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकी और आसानी से जीत गई। जैसे ही फंगली डॉक्यूमेंट को पढ़ती है, वो उसे कहती है कि इसमें से कुछ मिसिंग है। वो उसे कहती है कि ये उसे ओरिजिनल नहीं लगते। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आकर एन को कहता है कि उसने सोना खरीद लिया है। उसे बताता है कि ऑयल की प्राइस काफी गेन हो गई है, हम बहुत लकी हैं कि हमने उसे जल्द खरीद लिया, जिस पर एन काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि वो अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। तभी फंगली हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें ऑयल खरीदना है, लेकिन तुमने सोना कैसे खरीद लिया, जिस पर वो उसे कहता है कि उसके मास्टर ने उसे ये एडवाइस दी थी। फंगली को उस पर काफी गुस्सा आता है। एन उसे कहता है कि उसके घर पर आज फंक्शन है, इसलिए उसे जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है। वो उससे पूछती है कि क्या एन सच में बेवकूफ है, जिस पर उसे कहता है कि ये बात तुम्हें खुद सोचनी चाहिए। ओटिया फंगली को कहता है कि उसे मैरिशो रिंग खरीदनी चाहिए।
वो फौरन से अपना मेकओवर करने लगती है। दूसरी तरफ फंगली एन के बाजू में बाजू डालकर आ रही होती है कि तभी एन उसे थैंक यू बोलता है, जिस पर वो उसे कहती है कि उसे इतने दिन गुजारने के बाद उसके साथ उसे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। वो उसे कहती है कि क्या तुम अभी तक मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, जिस पर वो हैरान हो जाता है। तभी वो उसके कोट को पकड़ती है और वो फौरन से पीछे हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लियो को पसंद करती हो, जिस पर वो हिट करती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। वो कहती है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। एन उसे कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, जिस पर वो कहती है नहीं और जानबूझकर गिरने का बहाना करती है और एन के बाजू में गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर यिंजू आ जाती है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। जैसे ही वो फंगली को एन के बाजू में देखती है तो उसे कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुमने इससे शादी का फैसला कर लिया है। तभी एन उसे कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, जिस पर फंगली उसे कहती है रुको, मैं इसे नहीं जानती। जैसे ही वो ये बात करती है, यिंजू से कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं इन फैमिली की बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की हूँ। उसे कहती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी चली गई है। उसे कहती है कि हम 23 साल से साथ हैं, लेकिन अब हम क्लोज नहीं हैं। तो तुम ये सब कर रही हो, क्या तुम इसके सामने सब कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो। फंगली खुद से बात करने लगती है और कहती है कि ये क्या ड्रामा है। तभी एन फंगली का हाथ पकड़ लेता है और यिंजी से कहता है कि वो नहीं जानता कि पहले क्या बात थी, लेकिन अब ये मेरी फियांसी है। वो तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती, तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा उसे तंग नहीं करोगी। तभी वो फंगली को कहती है कि कुछ बोलो। एन फंगली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दोबारा उसकी बाजू में गिर जाती है, तो वो उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ फंगली चल रही होती है कि तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसे आवाजें आती हैं कि फंगली तुम कहाँ जा रही हो, आकर मुझे यहाँ पर इस बात का जवाब दो कि वो आदमी कौन है और तुम्हें कहाँ से मिला है। जैसे ही वो ये आवाजें सुनती है, वो एक कमरे में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। जैसे ही उस कमरे में खुद को बंद करती है, वो देखती है कि लियो उस कमरे में बैठा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, जिस पर फंगली से कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी वो फौरन से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लियो उठकर दरवाजा खोलता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एन के घर पर पार्टी चल रही होती है। लियो जैसे ही वहाँ आता है, वो लीलू को देखता है और उससे ड्रिंक लेता है और वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ एन की ग्रैंडमदर उसे कहते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फंगली दूर खड़ी स्माइल कर रही होती है कि तभी एन के डैड फंगली के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने दोबारा खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उसे कहते हैं कि तुम्हें एन फैमिली को छोड़कर अभी जाना चाहिए और मुझे ये दोबारा कहने का मौका ना दिया जाए। तभी वो फौरन से उन्हें रोक लेती है और कहती है कि किस बारे में बात कर रहे हो। उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ। एन के डैड जैसे ही उसे बात करने लगते हैं, वो उसके हाथ से ग्लास पकड़कर ड्रिंक पीने लगती है। पीते ही कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा रही हूँ तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं अगर मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज जल्द वापस करूंगा। दूसरी तरफ एन स्टेज पर स्पीच करने जाता है। वो सबको वेलकम करता है। एन काफी अच्छी स्पीच करता है, जिस पर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी वो फ्लैशबैक में सोचता है जब उसे हेलमेट पहनने के लिए कहा गया और गेम में इंटर होने के लिए बोला गया। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, ओटिया उसके पास आता है और उसे लीव और लव की गेम में वेलकम करता है और उसे उसके मिशन के बारे में बताता है। तभी वो ओटिया को बुलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि फंगली 50 मिलियन असिस्ट करेगी। दूसरी तरफ वो फ्लैशबैक में देखता है जब फंगली का लहंगा लियो की गाड़ी में फंस जाता है और जो शॉपिंग मॉल में फंगली के साथ होता है, जब शॉपकीपर गर्ल उसकी इंसल्ट करती है और एन जाकर उसे डिफेंड करता है। फ्लैशबैक में देखता है जब वो फंगली के लिए इयरिंग लेता है। में दिखाया जाता है कि मिस्टर एन अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर से बात करते हुए कहता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट दोबारा से लॉस होती है तो वो इसका लॉस भरने के लिए तैयार है। जिस पर उसका पार्टनर उसे हैरत की नजर से देखता है। तभी वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम टीममेट बनकर काम करेंगे, ना कि हमारे दरमियान में कोई कंपटीशन चल रहा है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में एन ये सब देखने के बाद सोचता है कि वो लकी है कि वो अपने ट्रैप के बारे में जानता है। वो सोचता है कि वो टाइम तक कैसे ट्रैप हो सकता है। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाने पर एग्री नहीं हो। जिस पर एन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर ने आज मेरे लिए क्लैपिंग की है, तुमने देखा ही होगा, मैं उन्हें मायूस करके तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। फंगली से कहती है कि मुझे यहाँ से तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारे साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। तभी एन सोचने लगता है कि ये मेरे प्यार में पागल हो गई है, लेकिन मैं इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि मुझे इस बात को भूलकर वही करना चाहिए जो ये चाहती है। एन उसे कहता है कि तुम्हें एन फैमिली का हिस्सा बनना होगा, फिर हम हमेशा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगता है, वो उसे रोकती है और उसे पीछे कर देती है। जिस पर एन उसे कहता है कि तुम मुझे और ज्यादा पागल मत बनाओ। तभी एन उसे कहता है कि वो लेट हो रहा है, अब उसे जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है क्यों नहीं। तभी फंगली अपने
आप में सोचती है कि ये बहाने कर रहा है। तभी वो दोनों अपने अपने माइंड में सोचते हैं कि बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि एन जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है। ओटिया उसे बताता है कि उसे किसी भी आइटम को एक दफा यूज करने का हक है क्योंकि ये गेम का हिस्सा है, जिस पर फंगली कहती है ओनली वन टाइम। दूसरी तरफ लियो अपने फादर से कहता है कि आपने अपार्टमेंट की अनाउंसमेंट एन के नाम पर क्यों की है, जिस पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। तभी वो अपसेट हो जाता है, इस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम वेट करो, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। लीलू पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। एन उसे फौरन से गुड मॉर्निंग बोलता है और वो एन को बोलती है। एन की ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, जल्दी से कुछ और ट्राई करो। उसे कहती है कि शेफ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुमने कल के फंक्शन में काफी अच्छी स्पीच की, मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम हार्ड वर्क करोगे। तभी फंगली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सॉसेज गुस्से में देते हुए कहती है क्या तुम लेना पसंद करोगे। एन उसे कहता है कि क्या तुम अभी तक गुस्सा हो, जिस पर एन की ग्रैंडमा कहती है कि फंगली तुम गुस्सा क्यों हो, मेरे पोते ने ऐसा क्या किया है। जिस पर एन फौरन से बोलता है कि इसमें फंगली की मिस्टेक नहीं है, ये मेरी गलती है। तभी फंगली सोचती है कि ये दोबारा से इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ एन जैसे ही ऑफिस जाने लगता है फंगली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फंगली एन से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंपनी में काम करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिस पर एन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा मेरी हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम्हें अभी कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे ही वो जाने लगता है फंगली से कहती है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं लूली अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। तभी फंगली से पूछती है कि लीलू कहाँ जा रही है, जिस पर एन उसे बताता है कि वो सीईओ ऑफिस की सेक्रेटरी है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ लीलू जैसे ही ऑफिस जाती है वो लॉकअप को ओपन करके उसमें से यूएसबी निकालकर फौरन से अपने बैग में रख लेती है। बैग में यूएसबी रखते ही वो किसी को मैसेज करना स्टार्ट कर देती है और फ्लैशबैक में देखती है जब लड़के से बात करती है और वो उसको कहता है कि लू अच्छा इंसान नहीं है। उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें एन की फैमिली को छोड़ना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगी। जिस पर वो उससे पासवर्ड पूछते ही एक स्विच उसको लगाती है और उसे शॉक लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर फंगली आ जाती है। लीलू फौरन उसे कहती है कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, जिस पर फंगली कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो उससे कहती है कि तुम एन फैमिली में एन के साथ भड़ी हुई हो, जिस पर वो उसको कहती है कि क्या बात है। तभी फंगली उससे पूछती है कि क्या वो जानती है कि एन का क्या मकसद है। लीलू फंगली को बताती है कि वो काम में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम एन ने 100 मिलियन का लॉस किया है। उसे बताती है कि एन की वजह से उसकी ग्रैंडमदर काफी परेशान रहती थी। तभी फंगली सोचती है कि मुझे पहले से पता था कि एन के साथ कुछ इशू जरूर है। तभी वो उसको थैंक यू बोलती है और चली जाती है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में सब मेंबर सो रहे होते हैं। एन के हाथ में एक प्रोजेक्ट होता है जिसे वो रीड आउट कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने क्लाइंट्स को पॉइंट बताने लगता है वो देखता है कि कुछ लोग सो रहे हैं। तभी एन अपने क्लाइंट को टाउन प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी प्रॉपर डिटेल दी जाए। दूसरी तरफ लियो को उसका क्लाइंट बताता है कि एन बिल्कुल भी गलत डेट यूज नहीं कर रहा। वो लियो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि वो जितनी भी रिपोर्ट्स को रेडी कर ले, वो अभी भी एक मामूली सा इंसान है जो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ फंगली रेस्टरूम में जाती है और सोचती है, उसे ऐसा लगता है कि एन किसी काम का नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि लियो भी किसी काम का नहीं है। तभी वो ओटिया को बुलाती है, उसमें से डूम स्कार्फ को बाय करती है। जैसे ही एन गाड़ी में बैठने लगता है पीछे से फंगली से आवाज देती है और कहती है कि क्या तुम आइलैंड पर जा रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ वो वहाँ पर जा रहा है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट पर काम करना है। तभी वो उसे गर्म स्टॉल देते हुए कहती है कि वहाँ पर काफी ठंड होगी, तुम्हें ये लेकर जाना चाहिए। जिस पर वो उसे फंगली को पहनाते हुए कहता है कि ये तुम पर सूट करता है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं जल्द वापस आऊंगा। दूसरी तरफ लीलू वही बॉक्स लेकर लियो के पास चली जाती है जब वो फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही लीलू लियो के पास जाती है वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे कंपनी में नजर नहीं आओगी। तभी लीलू उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम मिस्टर एन से क्या कह रहे थे। लियो लीलू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे दोबारा यहाँ पर नजर मत आना। दूसरी तरफ एन और उसके फादर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए साथ जाते हैं। तभी उनके मेंबर्स भी उनके साथ होते हैं। तभी एन को फंगली की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम दोपहर तक वापस आ जाओगे, क्या हम रात को पार्टी कर सकते हैं। जिस पर एन उसे कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर काफी काम है, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द वापस आ सकूंगा। फंगली उससे बताती है कि वो ऑलरेडी उसके पास आ चुकी है, वो लेक साइड पर है। वो उससे कहती है कि क्या वो उसे पिक करने के लिए जा सकता है। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। तभी एन सोचने लगता है कि ये औरत मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एन फंगली को लेने के लिए लेक पर पहुंच जाता है। वो जाते ही फंगली को आवाजें देने लगता है लेकिन वो उसकी बुलाने पर नहीं आती। तभी वो उसे कॉल करता है तो फंगली उसके पीछे से आकर उस पर वार करती है। वो उस पर वार करते ही उसे शॉक लगाती है और उसे लेक में धक्का दे देती है। तभी वो वहाँ से घबराई हुई आकर फौरन गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे वो गाड़ी में बैठती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं।
वो खुद को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन की रिंग होती है। जैसे ही वो फोन देखती है वहाँ पर एन की कॉल आती है। उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, लेक पर तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तभी वो हैरान हो जाती है। वो फौरन से उसे कहती है कि मुझे रास्ता मिल गया है, जिस पर एन उसे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें रूम नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही होटल में जाती है, वो रूम का डोर नॉक करती है तो सामने से एन दरवाजा खोलता है। उसे कहता है कि तुमने आने में काफी देर कर दी। फंगली से कहती है कि वो ड्रेस चेंज करना चाहती है। जैसे ही एन उसका बैग पकड़ने लगता है, फंगली उसको हैरत से देखने लगती है। एन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे पूछता है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, क्या तुम कुछ छुपा रही हो, जिस पर फंगली से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो फंगली के साथ डिनर करता है। फंगली जैसे ही उसके हाथ में नाइफ देखती है, वो काफी डर जाती है। एन उसे अपने हाथ से फूड खिलाता है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं, वहाँ पर वेटर एन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। उस अपने हाथ में पीछे एक स्प्रे छुपाई होती है, जिसे वो फौरन एन पर कर देता है। उसके बाद फंगली पर भी कर देता है। तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि एन और फंगली को चेयर के साथ बांधा गया है और उनकी आंखों पर पट्टी होती है और वही वेटर उनके सामने बैठा होता है। जैसे उन दोनों को होश आता है, वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जैसे उन दोनों की आंखें खुलती हैं, वो दोनों उसे कहने लगते हैं। फंगली कहती है कि तुम एन को मार दो और एन कहता है कि तुम फंगली को मार दो। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी वो उठता है और कहता है कि तुम दोनों को आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को मरना होगा। तभी वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फंगली के पास लेटर होता है, जिससे वो रस्सी को जलाने की कोशिश करती है। वो दोनों अपनी चेयर्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। फंगली एन से कहती है कि उससे ये नहीं हो रहा। तभी एन लेटर पकड़कर फंगली की रस्सी को जलाने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, अगर तुम्हारे हाथ पर लेटर लग गया तो वो जल सकता है, तुम खौफजदा मत होना। जैसे ही फंगली की रस्सी जलती है, वो फौरन से अपने आप को खोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो देखती है कि बाहर लोग खड़े होते हैं जिन्होंने उन्हें ट्रैप किया होता है। वो दोबारा से दरवाजा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है। बाहर से उसे ओपन द डोर की आवाजें आती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। एन उससे पूछता है कि क्या तुम 5 लोगों को अकेले हैंडल कर सकती हो। उसे कहता है जल्दी आओ और मुझे खोलो। तभी वो फौरन से एन को खोलती है। फंगली सोचती है कि उसे एन को नहीं बताना कि वो एक गेम को प्ले कर रही है। वो सोचती है कि वो ओटिया से हेल्प ले सकती है। तभी एन भी सोचता है कि अभी हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, इसकी बेवकूफी के बारे में बाद में सोचूंगा। और वो दोनों ओटिया को आवाज देते हैं। जैसे ही वो दोनों एक साथ ओटिया को आवाज देते हैं, वो दोनों एक दूसरे का फेस हैरत से देखने लगते हैं। तभी एन उसे कहता है कि हमें ये सब छोड़कर पहले यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो लोग डोर ओपन करते हैं, ये दोनों उनकी धुलाई कर देते हैं और बूस्टर ड्रिंक पीने लगते हैं। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फंगली एन को कहती है कि हम घर वापस आ चुके हैं। एन उसे कहता है कि चलो खाना खाते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लियो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीलू आ जाती है। वो टेबल पर खाने को रखती है और पीछे से लियो को हक करते हुए कहती है कि खाना तैयार है, आ जाओ। लियो से पूछता है कि तुमने मुझसे बात किए बगैर लोगों को हायर किया, तुम्हारी एन के साथ डील हो चुकी है, तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर लीलू से एक्सक्यूज करती है, लेकिन वो उसका एक्सक्यूज सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से एन फंगली के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन फंगली उससे शेक हैंड नहीं करती। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एन उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सब कुछ पॉसिबल था, अब ये बिजनेस का पार्ट बन चुका है। उसे कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा। जिस पर फंगली स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतने कॉन्फिडेंसली ये बात नहीं बोलनी चाहिए। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर छुपे काले भेड़िए को जानती हूँ। फंगली कहती है कि अगर कोई मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करता है तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए आंसू देती हूँ। एन उसे कहता है कि हमें ये बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अभी हम यहाँ पर स्टक हैं। फंगली से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर एन उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि हमें शादी करनी चाहिए। दिखाया जाता है कि एन फंगली से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। उसे कहती है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। ये सुनते ही एन रिप्लाई करता है कि मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये शादी सिर्फ पैसों के लिए करना चाहता हूँ। फंगली से कहती है कि मुझसे 50 मिलियन लेने के बाद भी तुम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि जो हमने 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है उसका विड्रॉ नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है। एन फंगली से कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार होकर चलेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तभी वो इस डील को डन करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नाश्ते के टेबल पर जाते हैं, जिस पर ग्रैंडमा एन को कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम जल्दी उठ गए। एन कहता है कि अब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं और फंगली कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। कहता है कि हम दोनों ने दोबारा शादी करने का इरादा किया है। एन कहता है कि वो ऑलरेडी फंगली को चाहता है और फंगली भी अब उससे प्यार करती है, और तभी वो फंगली का हाथ पकड़ लेता है। जिस पर एन के डैड कहते हैं कि हम इस मैटर पर किसी और दिन बात करेंगे। जिस पर एन कहता है कि मैंने और फंगली ने एक दूसरे को एक दूसरे के लिए चूज किया है, तो हमें बगैर टाइम वेस्ट किए शादी की तैयारी करनी चाहिए।
और इस वीकेंड पर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं कि मैं अपनी सेक्रेटरी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दे। दूसरी तरफ फंगली और अपनी वेडिंग रिंग लेने के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं। तभी फंगली रिंग पहनकर एन को दिखाती है तो वो कहता है ये अच्छी लग रही है। वो लॉलीपॉप खाने लगता है तो फंगली उसे हैरत की निगाह से देखती है। जिस पर उसे कहता है कि क्या ये तुम्हें चाहिए। फंगली कहती है कि उसे जरूरत नहीं है। रिंग लेने के बाद वो दोनों वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं। फंगली जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनकर एन के सामने आती है तो वो उसे देखता रह जाता है। तभी वहाँ फंगली की क्लास में राहु उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें अभी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। तभी वो उसे अपना नाम बताती है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है और उसके हाथ में वेडिंग ड्रेस होता है। राहु से कहती है कि एन फैमिली की बहू होने के बावजूद तुम इतना सस्ता ड्रेस कैसे खरीद सकती हो, ये काफी चीप स्टफ लग रहा है। जिस पर फंगली से कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया है तो क्या हम चले जाएं। जैसे ही फंगली जाने लगती है वो पीछे से उसका ड्रेस पकड़ लेती है। जिस पर फंगली से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें ड्रेस दिला सकती हूँ। तभी एन गुस्से से उसका हाथ छुड़वाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। दूसरी तरफ लियो के पास उसका कोलीग आता है और उसे बताता है जो काम उसने कहा था वो हो चुका है। जिस पर वो स्माइल करता है और कहता है कि ये एन की शादी पर उसे गिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ एन के घर पर सब लोग बैठे होते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। वो एन से कहते हैं कि अपनी बीवी पर नजर रखना, ये ना हो शादी के बाद वो भाग जाए। जिस पर एन कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है। तभी फंगली कहती है कि वो एन के साथ कमिटेड हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी एन के साथ गुजारना चाहती है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एन के बारे में पूछती है। पुलिस बताती है कि किसी ने एन के खिलाफ रिपोर्ट की है कि उसकी कंपनी ओवरसीज कैपिटल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। तभी फंगली बोलती है कि आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है। जिस पर पुलिस रिप्लाई करती है कि उन्हें कोऑपरेट की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करना उनका ऑफिशियल राइट। तभी एन कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ क्लियर कर सकता है और वो उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ फंगली अपने रूम में आती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ है, एन को अचानक पुलिस क्यों पकड़कर ले गई है। तभी डोर नॉक होता है और बाहर ग्रैंड फंगली को बुलाती हैं। वो उससे एन के बारे में पूछना चाहती हैं। तभी फंगली बहाना करने लगती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो जैसे ही बेहतर फील करेगी जाकर ग्रैंडमा से मिलेगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा मिस्टर चैन को कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि उन्हें इमरजेंसी उनकी जरूरत है। लीलू ये बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर चैन पार्किंग एरिया से गुजर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लियो होता है। वो अपनी कार में बैठा होता है और मिस्टर चैन को देखकर हॉर्न बजाता है और कहता है कि मैंने बहुत अरसे से आपको नहीं देखा, आपने 20 साल पहले मेरी मदद की थी। जैसे ही मिस्टर चैन उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं, वो मिस्टर चैन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अभी वो जरूरी काम से जा रहे हैं। जिस पर लियो कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, आपको इनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। तभी मिस्टर चैन बताते हैं कि मिस एन ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बोला है, अपने पोते को। मिस्टर चैन कहते हैं कि वो मैडम एन को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए लियो की बातें उनके लिए मीनिंगलेस हैं। तभी लियो कहता है कि अगर आप अपने बेटे को कुर्बान करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लियो कहता है कि अगर आपने मैडम एन की मदद की और उनके पोते को रेस्क्यू किया तो इसकी जिम्मेदारी आपका बेटा उठाएगा। तभी वो अपने फोन से उनको उनके बेटे की आवाजें सुनाने लगता है, जिस पर वो चिल्ला रहा होता है। तभी लियो वहाँ से चला जाता है। फंगली एन को मिस करती है। दूसरी तरफ एन का लरुस से बात करता है और कहता है कि वो जल्द ही उसको यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकाले। वो उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा उसकी वजह से काफी बीमार हो गई है और मिस्टर चैन की फैमिली एक इमरजेंसी में फंस गई है। दूसरी तरफ लियो का ड्राइवर गाड़ी से निकलता है तो तभी फंगली उसे पीछे से आवाज देती है। उसे कहती है जो सैलरी तुम्हें लियो देता है क्या वो बहुत है। जिस पर वो कहता है कि आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। फंगली उसे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी मैक्सिमम 2 मिलियन की है। जिस पर वो कहता है कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फंगली से कहती है कि जब वो एन के लिए काम करता था तब तो उसके पास ये सब चीजें मौजूद नहीं थी। जिस पर वो फंगली पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो फंगली को कहता है कि अगर उसने दोबारा उससे ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश की तो वो पुलिस को कॉल करेगा और उसके हस्बैंड के साथ उसे भी अंदर करवा देगा। जैसे ही अपने बैग में हाथ डालती है तो वो हंसना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी वॉइस रिकॉर्ड की, तुम कैसी औरत हो जिसे अपनी रेपुटेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। तभी फंगली एक डॉक्यूमेंट निकालती है और उसे दिखाते हुए कहती है ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पर तुमने 40 मिलियन का साइन किया है, लेकिन इसके बारे में कंपनी का कोई भी मेंबर नहीं जानता। जैसे ही वो उसे डॉक्यूमेंट खींचने लगता है फंगली फौरन से उसे पीछे कर लेती है। तभी वहाँ पर फंगली की फ्रेंड आ जाती है। लियो के ड्राइवर को फंगली पर बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है उसकी दोस्त उसका हाथ रोक लेती है और फंगली उसके मुंह पर एक स्लैप मारते हुए कहती है कि बात करने की तमीज सीख लो। दूसरी तरफ एन को लॉकअप में से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है फंगली गाड़ी में उसका वेट करती है। फंगली एन से कहती है कि मुझे मत देखो और जल्दी घर चलो, मेरे साथ शादी करो। जिस पर वो स्माइल करने लगता है।
एन गाड़ी में बैठते ही उससे पूछता है कि तुमने अपना माइंड इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा सकती, इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई मकसद होगा। जिस पर फंगली कहती है कि वो उससे शादी करना चाह रही थी क्योंकि उसका वेडिंग ड्रेस आ चुका है। तभी एन स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली और एन की शादी के फंक्शन के लिए प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाती हैं। तभी उनकी सर्वेंट उन्हें आकर बताती है कि उसने सुना है कि फंगली ने एन को रिहा करवाया है। दूसरी तरफ लियो से बात करती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि उसके ड्राइवर के खिलाफ सबूत फंगली ने ढूंढा है, जिस पर लियो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर लीलू की फ्रेंड आ जाती है और लियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन और फंगली दोनों अपनी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है। तभी उन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। तभी वो दोनों शादी कर लेते हैं। एन फंगली से कहता है कि जब गेम खत्म हो जाएगी तब भी तुम मेरे साथ रहोगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, गेम खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी फौरन से फंगली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बेड पर होती है। एक्चुअली वो ड्रीम देख रही होती है। फंगली बेड से उठती है तो वो देखती है कि एन काउच पर सो रहा होता है। तभी फंगली बाहर जाके अपने वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है और वो फ्लैशबैक में एन की कही हुई बातों को सोचती है जब एन उसे कहता है कि अब वो उसकी हो चुकी है। दूसरी तरफ फंगली सोचने लगती है कि अगर वो उसे कहेगी कि वो गेम में उसकी हेल्प करे तो वो गेम से निकल जाएगी, लेकिन उसे इस गेम को जरूरी कंप्लीट करना है। वो सोचती है कि इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों साथ में रहें। तभी वो सोचती है कि वह इनके बारे में इतना क्यों सोचने लगी है। अभी वो ये सब सोच रही होती है कि तभी डोर नॉक होता है। एन उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी बाहर आना चाहिए ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करें। दूसरी तरफ फंगली के हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो एन से कहती है कि हमें ये टास्क कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि हमें किसी भी आउटसाइडर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का लॉयल्टी से साथ देना चाहिए। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी सीईओ बनने में। एन से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों गेम जीत सकते हैं, जिस पर फंगली सोचने लगती है कि मेरा मिशन तुम्हारी हेल्प करना है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फंगली से कहती है कि ये शादी सिर्फ गेम का हिस्सा है। फंगली एन से कहती है कि रियल लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिस पर एन उसे कहता है कि जब हम किसी के सामने होंगे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के मामले में बोलना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अजीब लगेगा। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, जिस पर फंगली कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं इमोशनल कार्ड बिल्कुल भी प्ले नहीं कर रही। जिस पर एन स्माइल करने लगता है और कहता है कि कल मैंने तुम्हारी शादी के टाइम इमोशंस देख लिए थे और मैं तो खौफजदा हो गया था कि तुम इतनी ओवर थिंकर कैसे हो सकती हो। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें इस शादी के बारे में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि हम टेम्परेरी पार्टनर हैं, बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है। तभी फंगली से कहती है कि मुझे कल ऐसा लगा था कि तुम मुझे डिफेंड कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे टाइम पर ही याद करवा दिया, हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। दूसरी तरफ फंगली किसी से बात करते हुए रेस्ट रूम में आ जाती है। वो कहती है कि वो लियो के साथ बात करना चाहती है, उसे उसके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। कि तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। उससे कहता है कि तुम मेन रेस्ट रूम में क्या कर रही हो। वो फंगली से कहता है कि तुम शर्मिंदा होने का कोई मौका नहीं छोड़ सकती। फंगली जैसे ही उससे बात करने लगती है उसे छींक आ जाती है। लियो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है फंगली उसे खींच लेती है। फंगली उसे कहती है कि मुझे बात करने का मौका दो। वो उसे कहती है पहली बात तो ये है कि मुझे अपना चेहरा बहुत पसंद है। उसे कहती है कि दूसरी बात ये है कि एन जल्द ही कंपनी का सीईओ बन जाएगा, तो तुम्हें उसे इतना डाउन देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वो उसे कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी पर्सनल फीलिंग नहीं है। दूसरी तरफ फंगली मीटिंग रूम में मिरर में अपना फेस देखती है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में एन के फादर फंगली की इंसल्ट करने लगते हैं, तो तभी एन उसे डिफेंड करता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, किसी को इससे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। जिस पर फंगली सोचती है कि एन दोबारा से उस पर मेहरबान क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद जैसे ही फंगली एन से बात करने लगती है उसे छींक आने लगती है। तभी एन अपनी पॉकेट में रोल पैकेट निकालता है और उसे देने लगता है। तो फंगली सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है और वो उसके हाथ से वो ले लेती है। दूसरी तरफ फंगली और एन शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर शॉपकीपर सो रहे होते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं कुछ लोग मैच पर फोकस करके बैठे होते हैं, जिनसे एन पूछता है कि यहाँ पर चार्ज पर्सन कौन है। कोई भी उनकी बात पर फोकस नहीं करता और कंटिन्यूसली मैच पर फोकस करते हैं। जिस पर एन दोबारा एक्सक्यूज मी बोलता है तो सब लोग शोर मचाने लगते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मैंने कहा था ना कि आज मैच यही टीम जीतेगी। एन को उन पर गुस्सा आता है और वो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट करता है। तभी एक बंदा उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो
जोएन ग्रुप से आया है। तभी सब लोग उनकी तरफ फोकस करते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ लियो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर के हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो, जिस पर वो कहता है कि मिस्टर एन ये कंपनी मैटर है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जैसे वो उनसे बात करके बाहर आता है, उस लीलू का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो मिस्टर जिंग से मिलना चाहता है, क्या वो उनसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ लीलू से कहती है कि मिस्टर जिंग आ चुके हैं, मेरे साथ चलो। तभी लियो मिस्टर जिंग से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं बहुत अरसे से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे। जैसे वो उनसे शेक हैंड करने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो उसे बैठने की तरफ इशारा करते हैं। मिस्टर सिंह उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि जोएन कंपनी के बड़े बेटे एन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी लियो हंसने लगता है और कहता है कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा क्योंकि मैं आपकी कैपेबिलिटीज को जानता हूँ। जिस पर मिस्टर सिंह हंसने लगते हैं। तभी लीलू उनसे कहती है कि आप कुछ खाने के लिए लें। जिस पर मिस्टर सिंह लीलू के बारे में पूछते हैं तो लियो ने बताता है कि ये मिस्टर एन के ऑर्डर पर मेरे साथ काम करती है। तभी मिस्टर सिंह लियो से कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि अगर मैं लीलू को अपने साथ ले जाऊं। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। लीलू लियो के फेस की तरफ देखती है। दूसरी तरफ एन ऑफिस में खाना मंगवाता है। जैसे ही खाना आता है उसका सर्वेंट उसे बताता है कि खाना आ गया है। वो सो रहा होता है। तभी फंगली उसे उठाती है। एन फंगली से पूछता है कि वो इतनी चुप क्यों है। जिस पर फंगली कहती है कि उसके पास डाटा की कोई भी अथॉरिटी मौजूद नहीं है। तभी फंगली उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली सुपरमार्केट से निकलती है तो वो ड्राइवर को कॉल करती है। तभी एक आदमी अपनी कार लेकर वहाँ रुकता है और फंगली को हाय बोलता है। फंगली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वो फंगली को कार में अंदर आने के लिए कहता है। फंगली यहाँ वहाँ देखती है और उसके साथ बैठती है। फंगली से कहती है कि हम दोनों एक फैमिली का हिस्सा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम उसे केयरफुली सुनोगे और सीरियस लोगे। तभी वो हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तुम नहीं जानती कि हम दोनों के दरमियान में क्या रिश्ता है। जिस पर फंगली से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो अपने मोबाइल में एक वीडियो ओपन करता है और उसे दिखाता है जिसमें फंगली उसके साथ बैठी हुई ड्रिंक कर रही है। वो उसे कह रही होती है कि लियो उसे पसंद क्यों नहीं करता। तभी वो हक करके कहता है कि लियो तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी फंगली सरप्राइज हो जाती है और वो अपने आप में बात करने लगती है कि इस ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड की क्या स्टोरी है। उसे कहता है कि तुम लास्ट टाइम बिल्कुल भी एग्री नहीं थी बट इट्स ओके। इवन कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशन में आना पसंद करूंगा। वो कहता है कि एन एक लूजर है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है वो उसके मुंह पर एक स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। फंगली उसकी इंसल्ट करती है कि तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो क्योंकि तुम अब एन फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो। तभी उसने जो आइटम ओटिया से परचेज की होती है उसके माथे पर चिपका देती है। जैसे ही वो लगाती है वो मदहोश सा हो जाता है। फंगली उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि अकाउंट बुक कहाँ है। दूसरी तरफ फंगली डॉक्यूमेंट चेक करती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तभी वो सोचने लगती है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है। तभी वहाँ एन आ जाता है। जैसे ही फंगली डॉक्यूमेंट को जलाने लगती है पीछे से एन उसे आवाज देता है जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है। एन उसे कहता है कि तुमने अकाउंट बुक ढूंढ ली। तभी वो अकाउंट बुक एन के हाथ में दे देती है। तभी एन उसे वेल्डन बोलता है। एन उसे कहता है कि मैंने इस बारे में प्लान किया था लेकिन तुमने मुझसे पहले ही काम कर लिया। जिस पर वो उसे वेलकम बोलती है। दूसरी तरफ वो लोग पार्किंग एरिया में गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ, मैंने वो मटेरियल मिस एन को सेंड कर दिया है। जिस पर फंगली कहती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ फंगली की फ्रेंड एन के ड्राइवर की कार के पास आकर अपनी कार को स्टॉप करती है और कार के विंडो को नॉक करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए मेरी कार में आना होगा। उसे कहती है कि हमें सिर्फ एक खाना खाने के लिए जाना है। जिस पर उसे कहता है कि आपको मुझे ले जाने के लिए पहले मिस्टर एन से पूछना होगा। जिस पर यिन कहती है कि वो फंगली को बता देगी। जैसे ही वो फंगली को कॉल करने के लिए थोड़ा सा आगे होती है एन का ड्राइवर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। जिस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हें ही देख रही थी। जिस पर फंगली से कहती है कि स्टॉप इट। वो उसे कहती है कि अगर तुम ड्रिंक करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ लीलू और लियो दोनों एक कार में बैठे होते हैं। लियो से कहता है कि मिस्टर जिंग का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है इसलिए मुझे इस पर केयरफुली काम करना होगा। जिस पर लीलू से कहती है कि मिस्टर जिंग ने उसे कॉल की है और उसने उसे कहा है कि उसे हर दिन और रात उसके पास जाना होगा। जिस पर लियो ओके बोलता है। उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। दूसरी तरफ लियो मिस्टर जिंग को टोस्ट सर्व करता है। लीलू उनके साथ बैठी होती है। मिस्टर जिंग लियो को कहते हैं कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। लीलू मिस्टर जिंग को कहती है कि आपको ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए। जिस पर वो खुश होते हैं और साथ में ड्रिंक एंजॉय करते हैं। मिस्टर जिंग मुसलसल लीलू को देखते हैं
मिस्टर सिंह ड्रिंक करने के बाद लीलू के करीब होने लगते हैं, जिस पर वो थोड़ा हिचकिचाती है। तभी वो उसे बैड टच करने लगते हैं। लीलू लियो के मुंह की तरफ देखती है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसे ही मिस्टर सिंह लीलू की टांग आता है, लियो उसका सर फाड़ देता है, जिस पर मिस्टर सिंह को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लियो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं रुका था, और वो लीलू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर सिंह चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा जो तुमने किया है। वो लीलू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं, लीलू देखती है कि लियो के हाथ से खून बह रहा होता है। तभी वो अपना रिबन बैंड खोलकर लियो के हाथ पर बांधने लगती है कि वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही रूम में आती है, एन उसे कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, जिस पर फंगली कहती है कि वो सोना चाहती है। एन उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एन उसे कहता है कि तुम मुझे इनकरेज कर रही हो। उसे कहता है कि तुमने जंगजू की मेमोरी लॉस करने के लिए आइटम का इस्तेमाल क्यों किया? क्या तुम्हें किसी चीज का डर था जो तुमने जंगजू के पास देखी, या तुम रियल में मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी? फंगली कहती है कि वो बदला लेने की कोशिश नहीं कर रही, जिस पर एन कहता है तुम्हें ये प्रूव करना होगा। तभी फंगली हैरत की नजर से एन को देखती है। कहता है कि फंगली बेड पर सो रही है। तभी वो नींद में अपना मोबाइल चेक करती है। वो टाइम देखकर फौरन से कहती है कि एन तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तभी फंगली बेड से उठती है और एन को आवाजें देने लगती है। सामने पड़े काउच से वो जैसे ही चादर हटाती है, वहाँ पर एन ने पिलर अरेंज किए होते हैं। फंगली जैसे ही चादर हटाती है, वहाँ से एन आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वो सब कहती है कि ये क्या है, जिस पर एन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी पता नहीं कि तुम कब क्या कर दो, इसीलिए मैं स्टडी में चला गया था। फंगली से कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम जो एन ग्रुप के अगेंस्ट लड़ रही हो, तो मैं अब वहाँ का सीईओ बनने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। फंगली को उस पर काफी गुस्सा आता है। ये कहकर एन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन जैसे ही ऑफिस जाने लगता है, फंगली उसके पीछे आ जाती है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों फॉलो करती हो। फंगली उससे कहती है कि तुम मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर जाना चाहते, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम अब इस घर की बहू बन चुकी हो और मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाना बेहतर नहीं समझता। जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, मुझे पता है कि मैं अब एक बिजनेसमैन की बीवी। वो उससे कहती है कि जो मैंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं उनका क्या होगा, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि तुमने ही मुझे रिकमेंडेड किया था कि मुझे ऑयल खरीदना चाहिए, तब तुमने नफे और नुकसान की बात नहीं की थी। जैसे ही फंगली रिप्लाई करने लगती है, एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी वापस आकर सुनूंगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन का ड्राइवर बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीलू आ जाती है। लीलू को देखते ही फंग खुश हो जाता है। लीलू से पूछती है कि तुम यहाँ पर एन का वेट कर रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वो लीलू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्ब्रेला वापस करना चाहता हूँ जो तुमने लास्ट टाइम मुझे दी थी। तभी लीलू को पता चल जाता है कि फंग के दिल में उसके लिए फीलिंग है। वो उसे कहती है कि हम हर रोज एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हम दोनों साथ में कभी नहीं गए, हम दोनों आज के डिनर के लिए साथ चलेंगे, जिस पर फंग खुश हो जाता है और लीलू वहाँ से चली जाती है। तभी फंग को फंगली की फ्रेंड यिन की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे, जिस पर फंग प्रिटेंड करते हुए कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है जहाँ पर सिग्नल्स का काफी इशू है, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। इनको इस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल कट करने की। दूसरी तरफ फंगली अपने माइंड में सोच रही होती है कि लुयान उस पर ट्रस्ट नहीं करता और एन उसके खिलाफ चल रहा है। वो कहती है कि अगर यही सब चलता रहा तो वो गेम लॉस कर जाएगी। फंगली सोचती है कि उसे एन को ट्रैक करने के लिए कोई ट्रिक सोचनी होगी। अगर वो ऐसा करेगी तो वो जीत सकती है। उसके हाथ में एक कढ़ाई वाला फ्रेम होता है, जिस पर वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। तभी वहाँ पर एन की दादी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एम्ब्रॉयडरी पर फोकस करना चाहिए। तभी उसकी दादी फ्रेम की कढ़ाई को देखते हुए कहती है कि तुम्हें और फोकस करने की जरूरत है। एन की ग्रैंडमदर से कहती है कि तुम हमारे घर की बहू हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हर काम अच्छे सलीके से आना चाहिए। दूसरी तरफ शाम में एन जैसे ही घर वापस आता है, फंगली उसे सोफे पर बिठाती है और एक बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। वो उसे कहती है कि मेरा मिशन है कि मैं जो एन से प्रॉफिट डबल हासिल करूंगी, 50 मिलियन वो जो मैंने लॉस किए हैं। तभी फंगली से कहती है कि तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है जो मैंने तुम्हें दिया था, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ मुझे ट्रांसफर करना होगा। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि लीगली मुझे इस बात की सेंस है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ प्रूव करने की जरूरत क्यों है। अभी फंगली एन की बात का रिप्लाई करने ही लगी होती है कि तभी एन की ग्रैंडमदर की आवाज फंगली को आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, जिस पर एन हंसने लगता है और फंगली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही एन से बात करने लगती है, एन उसे कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या तुम डिवोर्स की प्लानिंग कर रही हो। अभी फंगली इस बात का रिप्लाई करने ही लगी होती है कि तभी ग्रैंडमा की आवाज आ जाती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है। तभी वो उसे बुला लेती है, उसे घरदारी सिखाने लगती है। वो उसे डेकोरेशन के बारे में बताने लगती है और बताने लगती है कि तुमने घर को कैसे सजाना है। दूसरी तरफ फंगली एन के पास आती है
है और एक डॉक्यूमेंट उसके पास फेंकते हुए कहती है कि अगर मैं तुमसे डिवोर्स लेती हूँ तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसे कहती है क्या तुम खुश हो, जिस पर अन कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मेरे लॉयर को ये सब देखने की जरूरत है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड माँ की आवाज आ जाती है कि फंगली क्लास का टाइम हो चुका है। अब की क्लास में वो फंगली को प्रेजेंटेशन के बारे में बताती है, उसको मेहमानों के सामने कैसे खाना सर्व करना है। ग्रैंड माँ उसे कहती है कि तुम दिन ब दिन काफी अच्छा काम कर रही हो, अगर तुम डेली क्लासेस लोगी तो तुम काफी अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हो। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही रूम में आती है उसकी टांगों में पेन होता है और वो लड़खड़ाकर चल रही होती है। जैसे ही एन उसे देखता है वो उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा लेता है। तभी वो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है। फंगली जैसे ही डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है उसमें लिखा होता है कि एन अपनी ब्राइडल को 5 मिलियन गिफ्ट कर रहा है। फंगली से कहती है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही मुझे दे दिया, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि अगर तुम वाकई एन फैमिली को जीतना चाहती हो तो तुम्हें पैसों के लिए इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी सिंसियर होकर चल रहा हूँ। तभी फंगली डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एन फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। फंगली एन पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सारा रास्ता दिखाया, अब तुम्हें मेरे पैसे मुझे वापस करने चाहिए। तुम फंगली के साथ गेम प्ले नहीं कर सकते और ना ही मैं किसी को ऐसा करने देती हूँ। जिस पर एन मुस्कुराते हुए से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एन उसे कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों 50-50 फ्रेंड्स हैं। जिस पर फंगली उसे कहती है कि शट अप, मेरे पैसे मुझे वापस करो। दूसरी तरफ एन का ड्राइवर फंग और लीलू डिनर पर जाते हैं। लीलू ऑलरेडी रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही होती है। जैसे वो जाता है वो उसे कहती है कि मैंने कुछ सिग्नेचर डिश ऑर्डर की हुई है, अगर तुम कुछ और ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिस पर वो कहता है ये काफी है। तभी फंगली सर्व करने लगती है। फंगली से कहती है कि तुम्हारी मसरूफियत में मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे। अभी वो लोग बात करने ही लगते हैं कि वहाँ पर यिन आ जाती है। वो आते ही उन्हें हाय बोलती है। फैंग जैसे ही इनको देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जैसे ही लीलू को देखती है उसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पर होंगी, एक्चुअली हम दोनों का आज डिनर प्लान था। फंग उसे चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होती। दूसरी तरफ ये फंग के लिए सर्व करने लगती है और लीलू को कहती है कि आपको खुद सर्व करके खाना शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ तीनों जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं लीलू फंग से बात करने लगती है कि तभी यिन उसे कहती है कि हमें एक ड्रिंक के लिए चलना चाहिए। जिस पर लीलू कहती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ काम है, और तभी वो वहाँ से सी यू बोलकर चली जाती है। अभी लीलू टैक्सी में बैठती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है कि वो बाहर है। लियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। वो उसे कहता है कि तुम्हें फंग से कुछ भी कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। लियान कहता है कि मैंने प्लान कर लिया है। तभी लीलू से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, तो वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ फंगली और एन सुपरमार्केट के एग्जाम करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सामान की खासी कमी है। जिस पर एन मैनेजर से पूछता है कि ये क्या है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि बहुत सारे सप्लाईज मैंने सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ फंग एन को बताता है कि उसने सप्लायर मैन से बात की है। वो कहता है कि वो आपकी कंपनी को सप्लाई नहीं करना चाहते। वो कहता है कि हमें अब किसी और को तलाश करना होगा। जिस पर एन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इस मसले के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। तभी फंगली कहती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। एन टाइम देखते हुए कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। एन उसे कहता है कि उसने ग्रैंड मदर से प्रॉमिस किया था कि तुम मॉर्निंग में ऑफिस आओगे और आफ्टरनून में अपनी क्लासेस लोगी। जिस पर फंगली से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ फंग एन को बताता है कि मिस्टर एन ऑफिस में आए हुए हैं और मिस्टर लुयान उनके साथ है। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर एन कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में एन अपने फादर का वेट करता है। जैसे ही वो अपने मेंबर्स के साथ वहाँ पर आते हैं एन उन्हें कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर आने से पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको पिक कर लेता। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी लुयान उसे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो एन उसे कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तभी उनके फादर कहते हैं कि मुझे एक मीटिंग में जाना है इसलिए हमें चलना चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए उसके फादर हर चीज को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें हर चीज काफी वेल सेटल्ड नजर आती है। लुयान ये सब देखकर काफी सरप्राइज हो रहा होता है। तभी एन लुयान को देखकर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। जिस पर लुयान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखना चाहिए। तभी इनके फादर उसे कहते हैं कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और तुम मुझे जल्दी ही ज्वाइन करो। दूसरी तरफ फंगली वहाँ पर आ जाती है। तभी सुपरमार्केट के एम्प्लॉय फंग से बात करते हैं कि आपने जल्दी से सामान मंगवा लिया और हमने जल्दी से शेल्फ्स को फिल कर दिया, हम ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तभी उसे कहते हैं कि आज का काम तो हो गया लेकिन अब हम कल क्या करेंगे। जिस पर फंग कहता है कि हमें एन को लीड करना चाहिए, जैसा मिस्टर एन हमें कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फंगली ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी वो अपना फोन निकालती है और लुयान को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता। तभी फंगली सोचती है कि गुजरे हुए 2 दिनों में उसने 30 पीसेस को एम्ब्रॉयड किया है और 300 कैलीग्राफी पेजेस को राइट किया है। फंगली कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिंदगी क्या होती है। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि उसे आइटम को बाय करना है।
तो उसके सामने स्केजुअल आ जाता है जिसमें वो किड्स कैंडी को बाय करती है। वो परचेज कर कैंडी खा लेती है। तभी वो एक छोटी बच्ची बन जाती है। जैसे ही लुयान और उसके फादर वहाँ से जा रहे होते तभी फंगली उसके हाथ में एक नोट दे देती है जिस पर लिखा होता है कि वेयर हाउस बिल्कुल खाली है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी लुयान इनके फादर को लेकर वेयर हाउस पहुंच जाता है और जैसे ही वो देखते हैं पूरा वेयर हाउस खाली होता है तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि स्टॉक इशू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी ही तलाश कर लेगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि कितना शॉर्टली। तभी वो कहता है कि वो 3 दिन में ये कर लेगा। तो उसके फादर सिर्फ उसे 1 दिन देते हैं। लुयान ये सब देखकर काफी खुश होता है। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं तो फेंग एन से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ सेटल कर चुका है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी एन को कॉल आती है तो फेंग उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी, जिस पर एन कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तभी वो फेंग से पूछता है फंगली कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि उसने कहा था कि वो घर जा रही है। दूसरी तरफ फंगली ओटियो को बुलाती है और उसे कहती है कि वो वापस कैसे जाएगी, जिस पर वो उसे कहता है कि अंधेरा छाने तक तुम वापस नहीं जा सकती, तब तक तुम बच्चे के लिए में ही रहोगी। तभी फंगली सुपरमार्केट में चली जाती है और सोचती है कि उसे कुछ खरीदना चाहिए। तभी वो वहाँ से स्नैक्स उठाकर अपनी पॉकेट में फिल करने लगती है तो वहाँ पर एम्प्लॉय उसे देख लेता है और उसे कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी पॉकेट में क्या है। तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये लड़की कुछ चुरा रही थी। तभी वहाँ से एन गुजर रहा होता है और उसकी नजर उन पर पड़ जाती है। तभी एन उस लड़की से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा ऑफिस में वेट क्यों नहीं किया। एन उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम अकेली वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तभी वो चुपचाप खाना खाती रहती है। एन उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और वो उसे सुपरमार्केट से शॉपिंग करवाने लगता है। उसके बाद वो उसके साथ खेलता है। वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओटिया उसे बताता है कि उसका टाइम ओवर होने वाला है और वो जल्दी ही अपने असल हुलिये में आ जाएगी। तो फंगली जल्दी से एन को बाय बोलती है और कहती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। वो फौरन से वहाँ से भाग आती है और अपने रियल हुलिये में आ जाती है। दूसरी तरफ फंगली रेडी हो रही होती है। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि एन ने कल उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जब वो बच्ची के कैरेक्टर में थी, क्या ये उसका कोई मिशन है। जिस पर ओटिया कहता है कि इस गेम का कोई मिशन नहीं है, जिस पर फंगली कहती है तो वो रियल में ही इतना अच्छा है। दूसरी तरफ फंगली को तभी इनकी कॉल आती है। वो उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में एन को पसंद करती हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। इन उसे बताती है कि तुम जानती हो कि मेरी बहन कल वापस आ रही है। जिस पर फंगली से पूछती है तुम्हारी बहन। इन उसे कहती है कि तुम्हें प्रिटेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानती हो। अगर तुम एन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ लुयान एन से कहता है कि अगर आज स्टॉक फिल ना हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर एन कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तभी वहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एन के फादर और एक लड़की निकलती है। एन के फादर लुयान को उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये सप्लाइंग चैनल के लिए काम करती है और अपना बिजनेस करने के लिए मुल्क वापस आई है। वो कंटिन्यूसली एन की तरफ देखती है। तभी लुयान नर्वस हो जाता है। एन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। लुयान और एन दोनों उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तभी वो लुयान को इग्नोर करते हुए एन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझे मिस यन कहने की जरूरत नहीं है, जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं।